दिस इज सचिन भारद्वाज। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट को कवर करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। मैंने पहले अकाउंटिंग इक्वेशन और बेसिक्स के चैप्टर तो करा दिए थे, ये बाद में के लिए छोड़ा था क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है थोड़ा सा और बच्चे थोड़ा सा इसमें बोर भी फील करते हैं। तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में इसको पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से शुरू करेंगे। अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती क्या है? सबसे पहले है अकाउंटिंग की डेफिनेशन है अकाउंटिंग इज एन आर्ट। ये एक कला है, मतलब एक आर्ट है क्या करने की? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो पहले आप रिकॉर्डिंग को समझते हैं। फर्स्ट वन है रिकॉर्डिंग। सपोज करिए ये आप हैं, आपको मंथली पॉकेट मनी मिलती है 1000 रुपीज़। आपके फादर ने बोला एक महीने के बाद मैं इसका रिकॉर्ड आपसे पूछूंगा आपने इसको कहाँ कहाँ खर्चा किया। तो इस डर के कारण आप एक डायरी ले आए, छोटी सी डायरी होती ना, उस डायरी में आपने डे बाय डे, जैसे आज 1 तारीख है, आज मैंने कुछ खा लिया 50 रुपीज़ का। 3 तारीख है, आज मैं कपड़े ले आया 500 रुपीज़ के। 7 तारीख है, स्टेशनरी खरीद ली 70 रुपीज़ की। तो मतलब जैसे डे बाय डे आप खर्चा करेंगे वैसा आप इसमें रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। तो पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग, कि हमें कोई भी एक्सपेंस हो हमें उसको रिकॉर्ड करना है एक किसी डायरी के अंदर, मतलब कैसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्लियर होगा, रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या है, इसका एक मैं एग्जांपल देता हूँ पहले आपसे। आपने टमाटर खरीदे होंगे, टमाटर वाले की रेडी पे क्या होता है, एक तरफ अच्छे टमाटर होते हैं क्लासीफाई करके अलग रख रखे, एक तरफ मीडियम रेंज के टमाटर है खराब जिसको बोल सकते हैं, और जो अल्टीमेट खराब है वो अलग से बकेट में रखे होते हैं। तो वो उन टमाटर को क्लासीफाई करके रखता है, जो अच्छे वाले उनको एक तरफ, जो ज़्यादा अच्छे नहीं है दिखने में उनको एक तरफ। तो क्लासीफाइंग का मतलब यहाँ पर आ जाता है कि जो जो मेरा एक्सपेंस है, मेरा जो जो एक्सपेंस है, सपोज करो मेरा ज़्यादातर खर्चा स्टेशनरी का रहता है, तो मैं इसको एक बॉक्स में सिर्फ स्टेशनरी की ही आइटम की एंट्री करूंगा। फिर उसके बाद है अगर मेरा खर्चा ट्रैवलिंग का ज़्यादा रहता है तो मैं एक तरफ सारा ट्रैवलिंग का डालूंगा। मेरे यहाँ 150 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो एम्प्लॉयज़ का सारा सैलरी का डाटा मैं एक डब्बे में डालूंगा। तो इसी को हम लोग क्लासीफाइंग कहते हैं। जब हम अपने डाटा को अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअल ग्रुप्स में जब हम सॉर्ट आउट कर देते हैं तो उसको हम क्लासीफाइंग कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है समराइजिंग। समराइजिंग जस्ट नथिंग बट, जैसे ये है मैंने एक्सपेंसेस अपने निकाले थे, अब मैं इनको ऐड ऑफ कर लूँगा। सपोज 400 यहाँ खर्चा हुआ, 700 यहाँ खर्चा हुआ, 1000 यहाँ खर्चा हुआ। अब मैंने इनको सम कर लिया। उसका जो मीनिंग है वो है समराइजिंग, कि आपने डाटा का एट द एंड बैलेंस निकाल लिया, सम कर लिया। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। आपको ये जो तीनों चीज़ें करनी है वो बहुत सिग्निफिकेंट मैनर में करनी है, जैसे पूरा प्रॉपर बुक्स में मेंटेन करके रखना है। ये नहीं है कि आपने एक एंट्री एक डायरी में लिख दी, एक एंट्री दूसरी डायरी में लिख दी, नहीं, सिर्फ एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में ही आपको ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। फिर उसके बाद कह रहा है ऐसी ट्रांजेक्शन्स और ऐसे इवेंट जिनका कोई ना कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर हो, हम बस उसी को ही रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूँ तो ये है एक एम्प्लॉय मेरा जिसका नाम है मुकेश। मुकेश की जो वाइफ है ये सिक है, बीमार है। इस वाइफ की वजह से ये मुकेश बिजनेस में नहीं आ पाया, मतलब जॉब पर नहीं आ पाया। जब ये जॉब पर नहीं आया तो बिजनेस को कुछ लॉस हुआ। जब ये बिजनेस को लॉस हुआ तो बिजनेस क्या करेगा, इस लॉस की कोई एंट्री ही नहीं करेगा। क्यों? इस लॉस के पीछे का कारण क्या था? मुकेश की वाइफ का बीमार होना। अब मुकेश की वाइफ का बीमार होना, इसको हम कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर, मतलब फाइनेंशियली नहीं नाप सकते कि इसकी वाइफ 10,000 रुपए की बीमार हो गई या 10,000 की बीमार हो गई या 5,000 की बीमार हो गई। ठीक है, मतलब इस बिजनेस में लॉस का कारण क्या था? इस वाइफ का बीमार होना। तो इसकी एंट्री हम बिजनेस में करेंगे नहीं, ऐसी कोई एंट्री नहीं होगी जिसमें लिखा होगा लॉस ड्यू टू वाइफ ऑफ मुकेश। ठीक है। और दूसरी बात, एक एग्जांपल और लेते हैं। मेरे गुड्स हैं, इस गोडाउन के अंदर है, 20,000 के गुड्स हैं। इस गोडाउन में आग लग गई।
आग लगने की वजह से ये 20,000 का माल लॉस हो गया, जल गया। अब मुझे ये बताओ, गोडाउन में आग लग गई, आग लगने से कितने का लॉस हुआ? 20,000। तो इन गुड्स को, जितने की ये माल जले हैं, इसको हम फाइनेंशियली कैलकुलेट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसलिए हम इसकी एंट्री को बिजनेस में दिखाएंगे, लॉस बाय फायर 20,000। तो इस लाइन का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन और ऐसे इवेंट जिसको हम लोग फाइनेंशियली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसका कोई ना कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए। तो ऐसी एंट्रीज को हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड भी करते हैं, क्लासीफाई भी करते हैं और समराइज भी करते हैं। फिर उसके बाद आता है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। सब कुछ कैलकुलेट कर लिया मैंने, एंड में मुझे पता चला मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, मेरी एसेट्स कितनी कितनी है, मेरी लायबिलिटीज कितनी कितनी है, ये सब चीजें मैं इकट्ठी करके और कन्वे कर दूंगा, मतलब कम्युनिकेट कर दूंगा अपने ओनर को, जो कि इनको देख के कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकता है, जो कि ये इंफॉर्मेशन उसके काम आ सकती है किसी ना किसी वजह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। इंटरप्रेट का मतलब है जितनी भी हमने रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइज करा, उससे जो रिजल्ट निकला कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमारे पास एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम ओनर को कन्वे कर देते हैं, ताकि वो इससे डिसीजन ले सके, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, कहाँ ध्यान देना है, किस जगह पे ध्यान देना है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, पहली बात तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर आपने डेफिनेशन लर्न कर ली है तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स उठ के यहाँ से आएगी, सर रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग हम किस किस चीज में करते हैं? जर्नल एंट्री को हम लोग रिकॉर्डिंग बोलते हैं। फिर दूसरी क्लासीफाइंग, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग हम लोग लेजर्स के फॉर्म में करते हैं। ये जो चीजें हैं ये आगे आने वाली क्लासों में और बेहतर डिटेल में समझ आएंगे आप लोगों को। थर्ड, समराइजिंग। समराइजिंग में हम लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सारा का सारा गुड्स से रिलेटेड का काम रहता है, सेल, परचेज। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस रहते हैं, जितने भी बाहर के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, सैलरी देना, XYZ। और बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन होती है एसेट्स और लायबिलिटीज की। तो समराइजिंग तीन फीचर्स, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें यहीं से मिल गए। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहा, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। तो हम वो वाले आइडेंटिफाई करते हैं लेजर्स को जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर में होते हैं, जिनका कोई ना कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर है। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, एक एम्प्लॉय है वो काफी हार्ड वर्क करता है, मतलब एक टीम में 10 एम्प्लॉय हैं, 5 हार्ड वर्किंग है, 5 वैसे फुद्दूस हैं सूरज जैसे। ठीक है, तो सारे टीम वर्क जब काम करेगी, अगर एट द एंड उनको प्रॉफिट हुआ, मतलब उस टीम को प्रॉफिट हुआ, तो वो जो 5 हार्ड वर्कर है उनको कोई अलग से शो नहीं किया जाएगा बैलेंस शीट में कि भाई इन्होंने ज्यादा काम किया, और जो लेजी थे उनको अलग से शो नहीं किया जाएगा कि भाई ये लेजी थे। तो इसका मतलब है क्या कि हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में उन्हीं चीज़ों की एंट्री करते हैं जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं। जैसे कि इससे पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था, जब गोडाउन में हमारा माल जल गया तो उसकी एक पर्टिकुलर मार्केट वैल्यू है, तो हम उसी को ही रिकॉर्ड करेंगे। जो नॉन फाइनेंशियल नेचर की एंट्रीज होती हैं उनकी एंट्री हम अकाउंटिंग में नहीं करते। जैसे कि जो मैनेजर है हमारा कितना क्वालिफाइड है, कितना स्किलफुल है, ये सब एंट्री नहीं दिखाते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एंट्री करते हैं जिनकी हम एज अ क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। जितना भी डाटा आफ्टर समराइजेशन, समराइज के बाद हमारे पास इकट्ठा होगा, जैसे कि मुझे ये पता चला कि मेरा इस साल का प्रॉफिट 20,000 करोड़ है। अब इस डाटा को देख के एनालाइज करके हमारा जो ओनर है वो फर्दर डिसीजंस ले सकता है कि वी वांट टू एक्सपैंड, हमें मार्केट एक्सपैंड करनी चाहिए, या हम ठीक चल रहे हैं। मतलब हम इस डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से कि हम लोग जो बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका,
कम्युनिकेटिंग। समराइज के बाद हमारे पास बैलेंस शीट गिवन थी, बैलेंस शीट निकल गई थी। बैलेंस शीट में हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज का हिसाब रखते हैं, मतलब हमारे पास कितने कर्जदार हैं और हमारे पास कुल संपत्ति कितनी है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स होते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स। ये इंफॉर्मेशन सारी उन तक कम्युनिकेट की जाती है। अब एक टॉपिक और है इसी में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर, तो उसको मैं यही कवर करा रहा हूँ। दो तरह के यूजर होते हैं, पहला होता है इंटरनल, फिर होता है एक्सटर्नल। ये होते हैं घर वाले, ये होते हैं बाहर वाले। अब घर वाले कौन है? जो डेली बिजनेस में अपना काम करते हैं, मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, ये बिजनेस में आते जाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो पहला इसका एग्जांपल है ओनर, ओनर ही तो सबसे पहले इंटरनल यूजर होगा। दूसरा है मैनेजमेंट, ये दोनों इसके इंटरनल यूजर होते हैं। इन तक इंफॉर्मेशन पहुंचना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यही मेन है जो कि डिसीजन लेते हैं कि बिजनेस को अब क्या करना चाहिए। वो डिसीजन किस बेसिस पे लेते हैं? वो ये इस बेसिस पे लेते हैं जो यूजर्स को इंफॉर्मेशन दी गई है आफ्टर समराइजेशन। फिर उसके बाद एक्सटर्नल यूजर कौन से होते हैं? बाहर वाले कौन से होते हैं? ये बाहर वाले वो लोग हैं जिनसे हमें कहीं ना कहीं पैसे लेने हैं। मतलब पहला है क्रेडिटर। अभी क्रेडिटर कौन होता है? सप्लायर। मैं अगर किसी से सामान लेता हूं तो उसको मुझ पे भरोसा कैसे होगा? पहले वो मेरी बैलेंस शीट चेक करेगा कि इन्होंने पुराना, इनका क्या प्रॉफिट है, किस स्टेज में चल रहे हैं, किस लेवल पे इनकी कंपनी है, तो तभी तो मेरे को माल सप्लाई करेगा वो उधार। सेकंड है बैंक। बैंक एक्सटर्नल यूजर क्यों होती है? क्योंकि बैंक से हम लोन लेने जाते हैं। बैंक से अगर कोई कंपनी लोन लेने जाती है तो पिछले 3 साल की बैलेंस शीट चेक करती है कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है, तो वो इसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करती है। फिर तीसरी है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल यूजर है। गवर्नमेंट का क्या फायदा है? गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, तो हमारी बैलेंस शीट चेक करती है कि इनकी इनकम कितनी है, कितना इस कंपनी पे वेल्थ टैक्स लगाया जाए, कितना इस कंपनी पे कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाए। तो टैक्स इवैल्यूएशन के लिए गवर्नमेंट को इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड होती है। फिर फोर्थ है हमारे एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज एक्सटर्नल यूजर होते हैं। क्यों? एम्प्लॉय परमानेंट थोड़ी होते हैं, आने जाने रहते हैं, कभी निकाल दिया कभी नए ले आए हम लोग, इसलिए इनको एक्सटर्नल यूजर्स में रखते हैं। अब एम्प्लॉय का काम क्या है? किसी साल बिजनेस ने ज़्यादा कमाई कर ली तो एम्प्लॉय ये देखेगा उन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से कि भाई इस साल तो हमें बोनस मिलेगा, इस साल हमें एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा, सैलरी बढ़कर मिलेगी। तो ये दोनों एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं जो कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं अपने अपने लेवल पे डिसीजन लेने के लिए। क्रेडिटर डिसीजन लेता है माल दूं या ना दूं, बैंक डिसीजन लेता है लोन दूं या ना दूं, गवर्नमेंट डिसीजन देती है हाउ मच टू कलेक्ट टैक्स, कितना टैक्स लेना है, और एम्प्लॉय डिसीजन लेते हैं कि इस साल हमें बोनस लेना है नहीं लेना है, हमें इंक्रीमेंट लेना है नहीं लेना है। तो ये सारी चीजें थी इसके अंदर अकाउंटिंग फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग अकाउंट रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स के अंदर हम लोग कितने सारे लोगों से डील करते हैं, हमारे कुछ डेटर्स होते हैं, कुछ क्रेडिटर्स होते हैं, उनके अकाउंट की डिटेल्स हम एक सिस्टमाइज्ड लेजर के अंदर बना के रखते हैं। तो मेंटेनिंग अकाउंट रिकॉर्ड्स, कैश कितना है हमारे पास, बैंक में पैसे कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने वैल्यू के हैं, तो ये हम एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में बनाकर रखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया। सेकंड है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत होती है। अगर हम कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी एग्जैक्ट इवेल्युएट नहीं हो पाएगा। तो जब हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखते हैं, देन वी हैव टू इवेल्युएट आवर प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर द ईयर एंड। ईयर एंड के बाद हम लोग अपना इवेल्युएट कर सकते हैं कि हमने प्रॉफिट किया या लॉस इस बार अर्न किया। थर्ड वन है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है ये एक कंपनी है, इसका नाम है ए, ये एक कंपनी है, इसका नाम है बी। इन्होंने अपनी अपनी ईयर एंड में फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बैलेंस शीट बनाई अपनी। बैलेंस शीट में ये पता चला इस कंपनी ने
20,000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया। ये एक कंपनी है, इसकी बैलेंस शीट से पता चला इन्होंने 18,000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया। तो अगर मैं रैंकिंग देने को बोलूँ, इन दोनों कंपनी को रैंक देना है आपको, कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर है, तो आप 20,000 इसको फर्स्ट पे रखेंगे, इसको सेकंड पे रखेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से या अकाउंटिंग से ये पता लगता है कि हमारी कंपैरिजन में दूसरी कंपनियां किस पोजीशन पर है, या हमारी कंपनी दूसरों के मुकाबले किस पोजीशन पर है, हम लोग टॉप पे है या नहीं है, हम लोग मिडल पे है या कहाँ पर है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि मैनेजमेंट को काफी सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। इन डिसीजंस में क्या क्या डिसीजन हो सकता है, मशीन खरीदे या ना खरीदे, नया प्लांट खरीदे ना खरीदे, नई जगह पैसा इन्वेस्ट करे ना करे। तो ये सारी की सारी चीजें कैसे डिसाइड करी जाती है, हमारी फाइनेंशियल या फाइनल अकाउंट्स को देखते हुए, मतलब बैलेंस शीट को देखते हुए। तो अकाउंटिंग क्या हमारी हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में, तो हाँ क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव हमारा। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा, ये मैं पढ़ा चुका हूं, helps the accounting users by providing accounting information। इसका भी रीजन बता चुका हूं मैं। हमारे बिजनेस में एक्सटर्नल इंटरनल दो यूजर होते हैं, उन लोगों को इस बैलेंस शीट को देखने के बाद डिसीजंस लेने होते हैं काफी सारे। तो एक तो डिसीजन मैनेजमेंट को भी लेना होता है, एक हमारे यूजर्स को भी लेना होता है। तो दोनों को फैसिलिटेट करता है कि हम इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें या ना करें, इनको पैसा लैंड करें या ना करें। तो ये सारी चीजें होती है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे खत्म हो चुके हैं। बेसिकली पेपर में 5 ऑब्जेक्टिव बहुत है लिखने, 6-7 मत लिखो आप, 5 बहुत है, सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। फिर उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और जो इसके बेसिक्स पार्ट है उन सबको कवर कर लेंगे। अब हम लोग कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। पहला फंक्शन वही है जो इससे पहले पढ़ा है ऑब्जेक्टिव में, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिक वे में होता है, रखने के लिए मदद करता है। दूसरा मदद करता है हमारी प्रिपेयर करने में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या फाइनल स्टेटमेंट को। ये सारी आपस में इंटर रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव्स देख लो, वो भी फंक्शन जैसे लगेंगे, फंक्शंस ऑब्जेक्टिव जैसे लगेंगे, सब सेम है। थर्ड है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, इसका मतलब ये है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, फाइनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप किसी भी कोर्ट में एज अ एविडेंस शो कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अभी पीछे अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर काफी सारा हंगामा हुआ था। तो सपोज करो अगर किसी ने उन पे कोर्ट केस कर दिया, तो वो एज अ एविडेंस अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, फाइनल स्टेटमेंट्स हैं, उसको कोर्ट में दिखा सकते हो और कोर्ट भी उसको मान्यता मतलब एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो होते हैं मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। फिर फोर्थ वन है कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। ये भी अभी हमने रिसेंटली पढ़ लिया था। फिर फिफ्थ वन है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। क्या ये भी कवर कर लिया? हाँ, फाइनल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट की मदद करती है, असिस्ट करती है उनको डिसीजन लेने में, काफी सारे डिसीजंस लेते हैं। तो हम लोगों ने फंक्शंस कवर कर लिए, ऑब्जेक्टिव्स कर लिए और डेफिनेशन को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस और लिमिटेशंस और अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, जय हिंद, जय भारत।